बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था काजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें हमने पढ़ा था कि केमिकल कॉम्बिनेशन की दो वजूहात हैं। एक ये हमने पढ़ी थी कि हर एक एटम चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाए, और दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम की एनर्जी कम होती है और हम जानते हैं कि लो एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल स्टेट। तो आइए हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसमें क्या चेंजेस आती है। स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना दो बेसिक बातें जरा ज़हन में बिठाएं। पहला पॉइंट, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। पहला पॉइंट जो आपने ज़हन में बिठाना है ना, वो ये है कि जब दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, जब दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन, जब अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीजेस और यूं सिस्टम की एनर्जी कम होती जाती है। अट्रैक्शन की बदौलत एनर्जी रिलीज होती है और यूं सिस्टम की एनर्जी कम होती जाती है। इसके बरक्स जब दो सिमिलर चार्ज वाले पार्टिकल्स के दरमियान, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, जब रिपल्शन होगी, रिपल्शन, तो रिपल्शन के दौरान माय डियर स्टूडेंट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब्स, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जाएगी और इस एनर्जी बढ़ने से सिस्टम डिस्टेबलाइज होता जाएगा। ये बेसिक पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट है, ये बेसिक लॉजिक है, ये आपके ज़हन में बैठना चाहिए। ये समझ आएगी तो फिर ही हम आगे डिस्कस कर पाए। दूसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है, दूसरा पॉइंट, वो ये है कि लो एनर्जी स्टेट इज स्टेबल स्टेट। जब कोई सिस्टम लो एनर्जी पे जाएगा, यानी सिस्टम से जब एनर्जी रिमूव होती जाएगी, रिलीज होती जाएगी, तो सिस्टम की एनर्जी कम होती जाएगी, और जितना कोई सिस्टम लो एनर्जी पे जाएगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये दो बातें आपके ज़हन में, यानी आपने ज़हन में रखना है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी सिस्टम की कम होगी तो स्टेबिलिटी सिस्टम की क्या होगी, ज्यादा होगी। ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर आपके ये ज़हन में बैठते हैं तो आगे टॉपिक को अंडरस्टैंड करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हेडिंग क्या है? एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जब एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो बताएं एनर्जी में क्या वेरिएशन आती है। क्या एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? किस किस्म के अट्रैक्टिव फोर्सेस उस दौरान इन्वॉल्व है? आइए हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के दो एटम मिलते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनता है। इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड, एनर्जेटिक्स, एनर्जी में क्या वेरिएशन आती है, जरा इसको स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये ग्राफ लेते हैं। ये दिस वन इज द एक्स एक्सिस, एब्सिसा, दिस वन इज एक्स डैश, दिस वन इज वाई एक्सिस, और दिस वन इज वाई डैश एक्सिस। This one is the first quadrant, second quadrant, third quadrant. This one is the fourth quadrant.
आज हम ना यहां पे ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे ग्राफ को स्टडी करते हैं ना, तो इसमें ये हमारे पास एक्स एक्सेस आ गया। अब इधर को वैल्यू बढ़ रही है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं ओरिजिन से ऊपर को जाता हूं तो वैल्यू इंक्रीज करती है। यानी अगर ओरिजिन पे 0 है वाई की वैल्यू, तो ऊपर जाएंगे +10, +20, +30, +50 इंक्रीज करती है। लेकिन अगर मैं यहां से नीचे आऊं इधर, तो इसका मतलब है यहां से नीचे आएंगे तो y में वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई, नेगेटिव। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। ओरिजिन पे 0, ओरिजिन से नीचे वैल्यू कम होती जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, और ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। और हम इस यहां पे ग्राफ पर एक्स एक्सिस पे हम लेंगे, यहां पे एक्स एक्सिस पे हम लेंगे इंटर मोलेकुलर डिस्टेंस, और y एक्सिस पे वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, PE, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसमें जरा देखें, ये मेरे पास ग्राफ है। इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे लिया है इंटर मोलेकुलर डिस्टेंस, यू में से इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और हमारा ग्राफ जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है। माय डियर स्टूडेंट, पहली बात ध्यान में रखें, आपके पास ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। दोनों एटम्स के दरमियान ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। जब दोनों एटम के दरमियान कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब है द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। अब यहां सिस्टम से क्या मुराद है? सिस्टम से मेरी मुराद है हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो अंडर स्टडी हैं, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे लिए सिस्टम है। जब दोनों एटम के दरमियान कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। अब जब दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती है। अब मैं देखना चाहता हूं कि दोनों एटम्स के दरमियान कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, कौन कौन सी रिपल्सिव फोर्सेस हैं। देखें, एक मेरे पास स्टूडेंट ये एटम है हाइड्रोजन का, एक मेरे पास हाइड्रोजन का ये एटम है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। दिस वन इज हाइड्रोजन एटम, दिस वन इज हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम्स। अब इसका ये न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन प्लस चार्ज, इसमें एक प्रोटॉन प्लस चार्ज, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। ये हाइड्रोजन के 2 एटम आए, एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, अब ना अट्रैक्टिव फोर्सेस, इस न्यूक्लियस और अपने इलेक्ट्रॉन, इसको आप ना ए कह लो, इसके इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ए कह लो, इस एटम के न्यूक्लियस को बी कह लो और इसके इलेक्ट्रॉन को स्मॉल बी कह लो। अब इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई बिटवीन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किस किस के दरमियान? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। माय डियर स्टूडेंट, 4 हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, 4। पहली बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, दूसरी बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, तीसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, एंड फोर्थ वन इज कैपिटल बी एंड स्मॉल ए। These are 4 forces of attraction between these 2 atoms. At the same time, 2 repulsive forces भी ऑपरेट करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन बी, इस इलेक्ट्रॉन बी दोनों को रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करती है। यानी दोनों पे नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ रिपेल्शन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। सिमिलरली ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल करता है। दिस वन इज द सेकंड
force of repulsion. I mean the force of repulsion between capital A and capital B. इसका मतलब है जब दो एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो चार किस्म के अट्रैक्टिव फोर्सेस, दो किस्म की रिपल्सिव फोर्सेस साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती। लेकिन स्टूडेंट, इट शुड बी केप्ट इन माइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्शन होती है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, कम एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। ओवरऑल क्या है? ओवरऑल ये है कि सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती जा रही है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं वैसे वैसे सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती जा रही है और सिस्टम की एनर्जी कम होती जा रही है। ये जो नीचे की तरफ लाइन शो कर रही है ये हमें बता रही है कि जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होता जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो भी कम होती जाती है। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक वक्त आया जब दोनों एटम्स के दरमियान डिस्टेंस, हाइड्रोजन के दोनों एटम्स के दरमियान डिस्टेंस 75.4 पिकोमीटर का हो गया। जब ये दोनों एटम इस डिस्टेंस पर एक दूसरे के करीब आ गए, अब इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो गई, रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी तो अब यह सिस्टम मिनिमम एनर्जी पे चला जाएगा, और अगर सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। इन्हें आपने जेहन में क्या रखना है? तीन चीजों को यकजा करो। पहली बात आप कहेंगे कि एट 75.4 पिकोमीटर इस डिस्टेंस पे जाकर अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या हो गया? मैक्सिमम। दूसरी बात, सिस्टम जो है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मिनिमम। और अगर एनर्जी मिनिमम होगी, कम अज कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। स्टेबिलिटी ये होगी थी मैक्सिमम। इसका मतलब है इस डिस्टेंस पर दोनों एटम ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ गए और हम कहेंगे कि दोनों एटम मिलकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में चले। दिस डिस्टेंस 75.4 पिकोमीटर। माय डियर स्टूडेंट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, तीन लफ्ज याद रखना है, दिस डिस्टेंस कॉल्ड कंप्रोमाइज डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि व्हेन द हाइड्रोजन एटम्स आर एट बॉन्ड डिस्टेंस, एट ए कंप्रोमाइज डिस्टेंस, द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इज मैक्सिमम एंड द सिस्टम गेन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के दोनों एटम्स जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में चलेंगे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करके। इसके बरक्स, अब अगर आप दोनों एटम्स को हीट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी क्या करेगी? वो उनके दरमियान अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी और दोनों एटम अब दूर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे एटम के दरमियान दोबारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। सिस्टम की एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि अब सिस्टम डिस्टेबलाइज होता जा रहा है और एक वक्त आएगा कि दोबारा दोनों एटम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और दोबारा वो एटॉमिक फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में जाते हुए उन्होंने उतनी एनर्जी गेन की जितनी एटॉमिक से मॉलिक्यूलर आने तक उन्होंने रिलीज की थी। अब दो टर्मिनोलॉजी, पहले तो मैं कहता हूं, एक टर्म है स्टूडेंट, वो है बॉन्ड एनर्जी। दो चीजें ध्यान में रखी। मैंने आपको समझाया कि जब ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, जब दोनों एटम कंप्रोमाइज डिस्टेंस पे आते हैं, 75.4 पिकोमीटर इज द कंप्रोमाइज डिस्टेंस फॉर हाइड्रोजन। जब दोनों एटम कंप्रोमाइज डिस्टेंस पर आते हैं तो दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया। ये हैं एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस वन इज H2। आप इसको ना स्टूडेंट H2 भी लिख सकते हैं। एंड दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना।
तो एटॉमिक से मोलेकुलर स्टेट में जाते हुए इन्होंने एनर्जी रिलीज की, और जो एनर्जी रिलीज की डेल्टा H, दैट इज -436.45 किलो जूल पर मोल। माय डियर स्टूडेंट, ये जो एनर्जी जो बॉन्ड बनने के दौरान रिलीज हुई, इस एनर्जी को हम कहते हैं, ये वाली जो है, दिस वन इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। अब इसके बरक्स, जब ये आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, अब आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि इसके दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक हो सके। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये दोबारा हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम में दोबारा कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी देंगे हम उसे कहते हैं डेल्टा H प्लस 436.45 किलो जूल पर मोल। अब वो एनर्जी जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दी जाए, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अब दोनों में देखिए, हाइड्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी 436.45, हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 436.45। डिफरेंस किसमें है? इसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब है सिस्टम स्टेबलाइज होता है। यूं हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के ये जो एटम्स हैं, ये अपने मॉलिक्यूल से इतना ज्यादा एनर्जी पे है। यानी मैं कहूंगा कि ये अगर हाइड्रोजन के एटम्स है ना दो, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, एटम्स की एनर्जी ज्यादा है। मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी कम है? मॉलिक्यूल की एनर्जी एटम से 436.45 किलो जूल पर मोल, इतनी कम है। और जितना कोई सिस्टम लो एनर्जी पे होगा उतना वो स्टेबल होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज स्टेबल देन हाइड्रोजन एटम्स, इतना ज्यादा स्टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम बॉन्ड्स इसलिए बनाते हैं कि बॉन्ड बनाने के बाद जब वो मॉलिक्यूल की शक्ल में जाते हैं तो वो लो एनर्जी गेन करते हैं, वो लो एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं, और लो एनर्जी स्टेट पे चले जाने से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल इज स्टेबल देन एटम्स, और यही वजह है कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने काजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उसका दूसरा हिस्सा पढ़ा, और हमने पढ़ा एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जब एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम होती है, और हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन उसके एग्जांपल से समझा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको सच्चाई फैलाने, सच्चाई पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको बड़ों का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।